देखो हम लोग आज बात करेंगे अगले मौलिक अधिकार का, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक्चुअली क्या है कि आरंभ के पन्नों को पलटते हैं या भारतीय इतिहास में हम भारतीय समाज को देखते हैं, हम लोग ये महसूस करते हैं कि भारत में कई ऐसे वर्ग रहे हैं जो वंचित और उनके लोगों का शोषण, चाहे वो वर्ग की बात की जाए भारतीय समाज में दलितों की, चाहे हम जनजातियों की, चाहे हम भूमिहीन मजदूरों की, चाहे फिर अत्यंत गरीब तबके के लोगों, ये हमको इतिहास में मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं भारतीय इतिहास में कई प्रथाएं ऐसी हुआ करती थी कि जिनके पास भूमि नहीं, वो लोग भूमि के लिए कह सकते हैं हम लोग है कि जो भूमि जिसके पास अत्याधिक होता था, उनके यहाँ जो है वो लेबर का काम करते थे और उपज करके कुछ हिस्सा उनको मिलता, मतलब शोषण के कह सकते हैं यहाँ पर शोषण ही होता था। हम देख पाते हैं कई बार जनजातियों और दलितों के भी भारतीय इतिहास के पन्नों में हमको मिलता है शोषण किया। अंग्रेजों के द्वारा भी कई कानून बना दिया गया था, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, ये सब कई ऐसी बंदोबस्त व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा भी माल गुजारी की गई। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश आज़ादी के बाद ये आवश्यक हो गया कि भाई भारत के कोई भी जनता, तमाम लोग लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं और किसी भी वर्ग का, चाहे वो अत्याधिक गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी के साथ भी शोषण ना हो। और इसको ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में इसे मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 23 एवं 24 में इसको स्थान दिया गया, जिसमें आर्टिकल 23 स्पष्ट तरीके से ये बताता है बेगारी करने पर प्रतिबंध। देखो बेगारी, कई बार हम कहते हैं कि ऐसा कई बार काम होता है कि भाई आपके पास कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो ये मना है आर्टिकल 23 में। अगर आपके पास कोई काम नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी आप उससे जबरन काम कराते हैं, मतलब बलपूर्वक काम करवाते हैं, तो ये भी क्या है, उसके मौलिक अधिकार का हनन है। और अगर आपके पास कोई काम करता है और उससे बेगार करवाते हैं, बेगार का सीधा सा मतलब होता है कि भाई काम करवा लिए हैं और अब उसको अब पैसा नहीं दे रहे, उस स्थिति में क्या होगा, वो बेगार कहलाता है। ये तीनों चीजें अनुच्छेद 23 दर्शाता है, मतलब इसके अंतर्गत मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्कार, मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्कार की बातें आती है। जैसे सीधा सा लॉजिक क्या है, कई बार हम लोग देख पाते हैं, इसको लोग बोले इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैकिंग इसको हम लोग कहा करते हैं। समस्याएं यहाँ कैसे क्रिएट होती है समझना। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट होती है कि आपके पास कोई काम करने आया, अब आप उसका शोषण करने का खुद पर देखने मिलता है। हम कई बार समाज में देख पाते हैं, आपके दुकान का स्टाफ आपको घर भेज दिया सब्जी पहुंचाने, तो क्या किए आप उसका इस्तेमाल और किएगा। अब वो नहीं जाना चाहता तो ले जाएगा, मुझे पता। ये क्या रहा, आपके साथ काम करने वाले के साथ आपने दुर्व्यवहार किया। और अगर वो आपके पास काम नहीं करना चाहता तो भी आप उसको जबरन, चूंकि होता था ऐतिहासिक पन्ने जब इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्रथा होता था दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा का सीधा सा मतलब कि भाई आपको पैसे ले लिए उससे, अब पैसा लेने के बाद आप अब जीवन भर ब्याज के बदले उसके यहाँ काम कीजिए। उस
स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बंदा ब्याज के बदले उसके यहाँ काम करेगा तो क्या उसका प्रिंसिपल लौटा पाएगा? क्योंकि उसके पास तो समय ही नहीं कि एक्स्ट्रा कहीं पैसा कमा के उसका कर्जा वापस दे। अगर मान लो कोई किसी से कर लिया, बोले तुम हमको इंटरेस्ट मत दो, मेरे इंटरेस्ट के बदले तुम काम करो, मान लो 10,000 किसी को दे दी, अब बोले इंटरेस्ट के बदले काम करो, तो क्या हुआ? वहाँ पे आप क्या कर रहे हो उसके साथ? बलात् श्रम ना। बेचारा आपका पैसा 10,000 रुपये वापस कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसके पास समय नहीं बचाए आप कि अलग से कुछ काम करके पैसा कमा के आपको घर वापस दे दे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ बनी हुई थी। और अनुच्छेद 23 जो है ये 2 हिस्सों में बना, याद रखिएगा, ये 2 हिस्सों में, राइट में। अनुच्छेद 23(1) और अनुच्छेद 23(2). 23(1) में स्पष्ट तरीके से इसी चीज को बताया गया है कि दुर्व्यवहार वाली बातें स्पष्ट हो, मतलब यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो क्या? दुर्व्यवहार का मतलब किसी भी प्रकार से आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, ये काम आप नहीं करना है, ठीक है। दूसरा 23(2) ये कहता है कि हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो सार्वजनिक चीजों के लिए वो अनिवार्य सेवा आपसे ले सकता है। मतलब राज्य या देश में ऐसी स्थिति हो कि भाई राज्य की जनता की आवश्यकता है सरकार को या देश की जनता की आवश्यकता है सरकार को, तो उस स्थिति में वो आपसे सेवा ले सकता है। और ऐसी सेवा अधिरोपित करने के लिए राज्य कुछ मुद्दे, जैसे उस पर कोई धर्म की बातें वहाँ नहीं आएगी, कोई मूलवंश की बातें वहाँ नहीं आएगी, कोई जाति की बातें वहाँ नहीं आएगी और कोई वर्ग की बातें वहाँ नहीं आएगी। हम ये देख पाते होंगे कि जब किसी तरह का मेला का आयोजन होता है तो मेला का आयोजन में पुलिस विभाग को ड्यूटी दिया जाता है। अब वो आप किसी भी धर्म के लोग उससे मतलब नहीं है, उसमें आपको सुरक्षा देना होगा। मतलब वहाँ पे आप नहीं भी जाना चाहोगे तो आपको भेजा जाएगा। मतलब वहाँ के लिए लागू हुआ क्या कि बलात् श्रम लागू हो जाएगा, होगा लागू क्या? अभी मान लो श्रावणी मेला चला तो वहाँ भाई जो झारखंड पुलिस के जो जवान थे वो किसी भी धर्म के थे, सबने वहाँ सेवा दी। तो वहाँ पे जिसको आदेश मिल गया कि भाई इस ड्यूटी में आपको जाना है, वहाँ पे क्या है? आदेश ना, तो आदेश आया तो वो बलात् श्रम में काउंट नहीं होगा। या फिर एक और वर्ड हम कह सकते हैं कि भाई हम लोग यूथ हैं, अगर मान के चलो आपको अभी आपकी आवश्यकता हो जाए, भारत सरकार या राज्य सरकार अचानक से कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें कहे कि भाई आप लोगों को अपने क्षेत्र में ये काम करना होगा, मतलब क्या हो गया? वहाँ पे ये बलात् श्रम की बातें नहीं आएगी। मतलब 23(1) जो 2 है वो स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार विशेष सेवा के लिए का अधिरोपित कर सकता है। अधिरोपित कर सकता है का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रयोजन, मतलब पब्लिक पर्पस, सीधा हो जाएगा। विशेष सेवा का एक ही मतलब क्या लिख दिया गया यहाँ पे? पब्लिक पर्पस अगर है तो वहां आपको किसी को भी राज्य सरकार डायरेक्ट बोलेगा कि तुमको ये काम करना है। क्योंकि उस समय आप ये नहीं बोल सकते नहीं हमको नहीं मन है करने का और आप मेरे बलात् श्रम का हनन मत कीजिए। तो हम पहले समझा चुके हैं 23(1) में ये लागू है। लेकिन अगर राज्य सरकार मांग रहा है काम, तो मतलब क्या हो गया? वो पब्लिक सर्विस होगा ना कोई। भाई सरकार को काम मांगना मतलब क्या हो गया? पब्लिक सर्विस होगा। कई बार ऐसी योजनाएं होती है, कई बार ऐसी चीजें आती है कि राज्य सरकार अगर बाढ़ आ जाता है तो वहाँ क्या होता है? जनता का आह्वान करता राज्य सरकार ना, भूकंप आ जाता है, क्या सब काम प्रशासन ही करे कि देश के जनता का भी फर्ज बनता है? तो देश के जनता के फर्ज के तौर पर यहाँ पे ये 23(2) ये कहता है कि राज्य सरकार विशेष सेवा के लिए आपको अधिरोपित कर सकता है। अधिरोपित का सीधा सा मतलब क्या हो गया? आपको अपनी जिम्मेवारी बता सकता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या है? आर्टिकल 23। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24। देखो यहाँ पे आर्टिकल 23 को लेकर भी
एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, कई कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ बनाया गया, क्योंकि मानव के दुर्व्यवहार के मुद्दे को लेकर याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट कि भाई कई ऐसे चीजें हैं जिसपे लोग दुर्व्यवहार करते हैं, तो इस पे कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके शब्दों के लिए कुछ वर्ड शामिल किया, जैसे मनुष्य का क्रय विक्रय पर रोक। मनुष्य के क्रय विक्रय पहले होता था कि लोग खरीदते थे, आदमी खरीदाता था, इतिहास नहीं पढ़े होंगे, बलबन का गुलाम ये, तो इसका बलबन इसका गुलाम। यहाँ पे क्रय विक्रय पर रोक पूरी तरीके से, और किसी भी महिला को जबरन किसी काम के लिए आप उसको दबाव नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर वो अपने आय के लिए जीवन यापन करके काम करती है तो कोई दिक्कत नहीं होता। कई बार आपको काम करना होगा तो ऐसा नहीं है, अपने जीवन यापन के लिए वो काम कर ले तो अलग बात है। इसके अलावा दास प्रथा, पहले दास प्रथा भी था देश में, ये तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों के लिए स्पेशल कानून बनाया। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 24, देखो उसमें सीधा सा मतलब कारखाना में काम करने वाले बच्चों की मना। आप और हम कई बार जब किसी अच्छे शॉप्स में जाते हैं तो उन शॉप्स में, लगभग हर शॉप में रहता है कि देखिए कुछ शॉप में क्या होता है, फोटो स्टिकर सटा होता है कि हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के कोई बच्चे कार्यरत नहीं, क्योंकि इसके पीछे वजह है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पे नहीं रखा, और खास करके वैसा कार्य जिसमें जोखिम समझते हैं ना, रिस्क। फैक्ट्री में तो क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे कारखानों में काम करने वाले बच्चों की मनाही है, कहाँ तक में, न्यूनतम उम्र उनके लिए 14 वर्ष तक ना, क्योंकि 14 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो भाई वो काम नहीं कर सकता है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, चूंकि हम जानते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं कि भारत सरकार और भारतीय संविधान में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी गई है। पढ़े हम ना 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट में हम लोगों को ये दिया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ये निःशुल्क शिक्षा हम लोग दिखता भी होगा सारे सरकारी विद्यालयों में। क्या है, सरकारी विद्यालय क्यों, निजी विद्यालयों में भी EWS को लेकर हम लोगों को 25% दे रहा है एडमिशन ना, फ्री एजुकेशन हर विद्यालय में दिया गया। 25% बच्चे जो है वहाँ पे निःशुल्क एडमिशन लेते हैं जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। सरकारी स्कूल में तो ऑलवेज रहता ही रहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा। क्योंकि यहाँ पे 14 वर्ष जो है वो डेडलाइन दे दिया गया है, इससे नीचे वाले को आप कारखाने में काम नहीं करने को देंगे, क्योंकि कारखाना में काम करने पर यहाँ पे कुछ चीजें। सबसे पहला क्या, कारखाना में काम करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, बालक नियोजन अधिनियम। यह अधिनियम एक्चुअली अंग्रेज के समय में ही बना था। बालक नियोजन अधिनियम जो है वो 1938 में, अधिनियम समझते हैं ना, अधिनियम का मतलब क्या, एक्ट, कानून। और इस अनुच्छेद 24 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी है देश में। क्योंकि न्यायिक मामलों में पहली बार एक वकील थे जिनका नाम था मेहता, उन्होंने तमिलनाडु राज्य का 1996 का एक मुद्दा उठा था। और मुद्दा ये था कि तमिलनाडु के शिवकाशी शहर, उस शिवकाशी शहर में बारूद का कारखाना, शिवकाशी शहर में क्या था, बारूद का कारखाना था। और वहां पर बारूद का कारखाना मतलब पटाखा, बारूद, ये सब चीजों का कारखाना था। और वहां पे बच्चों का हालात, क्योंकि वहां बच्चे काम कर रहे हैं, ये हालात जो है वो मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने और तमिलनाडु सरकार के सामने आग्रह किया कि भाई इस तरह की चीजें, बाल श्रम का हनन हो रहा है, इसको मामले को सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से देखे।
और फाइनली एक बड़ा, संविधान में तो केवल 24 था ना, संवैधानिक अधिकार में क्या दिया 24 में भाई ये वाला काम आप नहीं करो। लेकिन जब ये याचिका उन्होंने दिया, मेहता जी ने जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में भेजा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी गहराई से देखा और गहराई से देखते हुए बलात् श्रम के साथ जो बाल श्रम वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे लागू करने की बात की। और कई अधिनियम जैसे कारखाना अधिनियम, कई सेक्टर यहाँ काम करता है। कारखाना अधिनियम 1948 ये एक्ट है, अगर कोई कारखानों में काम करवाता है उसके साथ ये कानून उस पर थोपा जा सकता है, तो सजा उसको हो सकता है। दूसरा है बगान श्रम अधिनियम 1957। बगान मतलब क्या, खेती बाड़ी। अधिनियम 1957। तीसरा है खान अधिनियम मतलब माइंस। खान अधिनियम 1952। चौथा है शिशु अधिनियम 1960। तो सुप्रीम कोर्ट उस मेहता जी का जो याचिका था उस पर आग्रह के बाद वो सीरियस हुए और मामले को गंभीरता से देखते हुए इस अनुच्छेद 24 की परिधि को क्या किया, उन्होंने बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद किसी भी क्षेत्र में चाहिए, वो समस्या बारूद और पटाखे के कारखानों की थी, लेकिन किसी भी क्षेत्र में, यहाँ कई क्षेत्र आ गया ना जी, कारखाना भी आ गया, बगान भी आ गया, माइंस भी आ गया, है ना। तो किसी भी क्षेत्र में उनका बच्चों का शोषण ना हो, वो पूरी तरीके से यहाँ तय कर दिया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में आप नहीं लगा सकते हो। यही वजह है कि दुकानदार जो होते हैं या इंडस्ट्री जो होता है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखता। किसी का निजी काम है तो अलग चीज। अब निजी काम मतलब क्या हो गया, मान लो किसी पिता का दुकान है, एक आध घंटा संभाल रहा है या बैठ गया, पापा खाने गए हैं, तो अलग मुद्दा है। लेकिन वहाँ पे काम वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ। अगर मान लो कोई 14 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, भाई नीचे में दुकान है, ऊपर में मकान है ना, कहा है वो नीचे में दुकान है, ऊपर में मकान है, तो वैसा स्थिति है तो भाई पापा खाने गए हैं ऊपर में, तो आधा घंटा के लिए बच्चा बैठ गया तो काम में काउंट किया जाएगा, उसको हम काम में काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बातों को करता है और शोषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने, हम लास्ट क्लास में कहा था, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जो मौलिक अधिकार बना, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार क्यों बोला गया उनको? ये सरदार जो वर्ड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बताओ हमको, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया? बोलो भाई। 1928 में 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में आंदोलन किया और बारदोली के आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के द्वारा, क्योंकि उस आंदोलन में टैक्सेस को लेकर बड़ी समस्या थी और इसके वजह से बारदोली की महिलाओं का समर्थन के कारण वल्लभ भाई पटेल आंदोलन में गए, क्योंकि निरंतर उन लोगों का सबसे महिलाएं एक्टिव थी उसको, और इसको सफल करने के बाद जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार मतलब क्या होता है? हेड, तो सरदार की उपाधि इनको दी गई। क्लियर है? अनुच्छेद 24 और 23 और 24, कोई कंफ्यूजन